नमस्कार शिक्षक साथियों। देखिए, पर्यावरण अध्ययन पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन के साथ हिंदी पर भी लगातार डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। और इनके प्रश्नों पर भी सीरीज चल रही है। जो 1000 प्लस प्रश्न है जो कि टेट में आए हुए हैं पर्यावरण से संबंधित, उनका लगातार डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। उसका डेली वीडियो आता है रात में, ठीक है, 6 से 8 बजे के बीच में। तो आप डेली नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखिएगा, तो जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, जो टॉपिक है प्रदूषण। इससे 2 से लेकर 5 नंबर के प्रश्न पक्का आएंगे। पेपर में 2 से लेकर 5 नंबर के प्रश्न पक्का आएंगे, और इतना पढ़ने के बाद आप 5 नंबर पूरे श्योर हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे आते हैं, वो पता ही नहीं चलते कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो लेकिन बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं प्रदूषण है क्या। तो कोई भी भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, या जैविक परिवर्तन हो, जिससे जैविक घटकों या अजैविक घटकों में हानि पहुंचे, तो वो प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जैविक घटकों में या अजैविक घटकों में भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन हो, ठीक है, जिससे जैविक अजैविक घटकों में हानि पहुंचे, तो वो प्रदूषण कहलाता है। अब जैविक घटक क्या है? जैविक घटक हम बात कर चुके हैं पहले, इकोसिस्टम हमने पढ़ाया हुआ है। उसमें बताया था कि उत्पादक, उत्पादक यानी कि हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे, और उपभोक्ता, उपभोक्ता जो हरे पौधों को खाते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि वैश्विक तापन बहुत हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ चुका है पृथ्वी का, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन क्या है कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ गई है, जिससे अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। जिससे भी भौतिक, जिससे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन क्या हो? तापन बढ़ रहा है। और जैविक परिवर्तन क्या है कि यूकेलिप्टस के जो वृक्ष हैं, वो पानी को अधिक सोख लेते हैं, तो ये जैविक परिवर्तन है। तो इस तरीके कोई भी परिवर्तन होगा तो प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। तो ये तो हो गया प्रदूषण। अब प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आराम से आप देखिएगा, पूरा एकदम डिस्कशन है अच्छे से। पहला है भौतिक गुणों के आधार पे, फिर है पर्यावरण के आधार पर, पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। अलग अलग तरीके से है, ठीक है। लेकिन इनमें से ऐसे कोई कुछ नहीं आता कि भौतिक परिवर्तन से कितने प्रकार का होता है, ऐसे नहीं आता है। पहला है गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है, उसी को कहते हैं। अब है जैव अपघटनीय प्रदूषण, ठीक है, ठीक है। फिर है जैव अन अपघटनीय प्रदूषण, ठीक है। जैव अपघटनीय होता है कि सीवेज का जो कचरा है, ठीक है, या घर का जो कचरा है, उसको डायरेक्ट प्रदूषण में मिला दिया जाए। जैसे जल में मिला दिया या खुले में डाल दिया, तो हवा में उसके कीटाणु फैलेंगे। जैव अनअपघटनीय है कि DDT है, प्लास्टिक है, कीटनाशक है, इनका प्रयोग किया जाता है। ये कभी भी अपघटित नहीं होते हैं, सीधे ही इकोसिस्टम में या प्रदूषण, पर्यावरण के जो घटक हैं, जैव घटक, अजैव घटक, उनमें मिल जाते हैं, और फिर सीधे मानव पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर है प्राकृतिक, जैसे ज्वालामुखी अगर फट गया तो प्राकृतिक प्रदूषण हो रहा है। जंगल की आग, ये भी प्राकृतिक है, ठीक है, लेकिन इनसे होता सबसे प्रदूषण है। औद्योगिक है क्षेत्र, ये मानव द्वारा है। कृषि में भी है। कृषि में क्या है कि अलग अलग तरह के कीटनाशक डाले जाते हैं, तो भी, लेकिन इस तरीके से नहीं आता। ये सब इतने तरह के प्रदूषण हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भौतिक आधार पे गैसीय, ठीक है। जो गैसीय प्रदूषण में क्या होता है कि जो भी गैसेस हैं वायुमंडल में, जितनी भी गैसें हैं, उनमें के रेशियो में परिवर्तन आ जाए। जैसे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% अक्रिय गैस है, ठीक है। इसके अलावा CO2 है, और भी अन्य गैस है। तो इनके जो कॉम्बिनेशन में है, थोड़ा बहुत मान लीजिए ये 77 हो गया, या 20 बचा ये, या CO2 बढ़ गया, तो इस वजह से भी प्रदूषण होता है। अगला है धूल प्रदूषण। धूल प्रदूषण में क्या है कि धूल प्रदूषण क्या है कि औद्योगिक क्षेत्रों से, जैसे सीमेंट का उद्योग है, ठीक है,
या और कोई उद्योग है जहां से डस्ट उड़ती है, कोयले का उद्योग है तो इनसे धूल उड़ती है, तो ये डस्ट हवा में मिल जाती है तो धूल प्रदूषण होता है। ये सब पेपर में नहीं आएगा, पेपर में जो आएगा बताएंगे। ताप प्रदूषण क्या है? इससे क्या होता है कि कुछ गैसें जो होती हैं वो वातावरण में मिल जाती हैं, जिससे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है। पेपर में ये नहीं आएगा, ये आएगा पेपर में ध्वनि प्रदूषण, यहाँ से पेपर में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण में कि क्या है कि एक निश्चित मात्रा की ध्वनि जो होती है वो सुटेबल होती है हर किसी के लिए। उससे अधिक मात्रा की जो ध्वनि अगर पड़ेगी कानों पे तो ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ठीक है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में नापी जाती है। पहला क्वेश्चन यही आता है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल। ठीक है, ऐसे करके लिखा रहता है डीबी, डेसिबल। ठीक है, हृदय की धड़कन जो होती है वो 10 डेसिबल होती है। पेपर में आ सकता है हृदय की धड़कन कितने डेसिबल होती है? 10। जो हम धीरे धीरे बात करते हैं यानी कि फुसफुसाहट करते हैं तो वो 30 डेसिबल होती है। ठीक है, इसके साथ जो बातचीत करते हैं वो 60 डेसिबल होती है। और मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो 80 डेसिबल तक होती है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन ये बनते हैं। ठीक है, अब सर्वाधिक जो ध्वनि प्रदूषण करता है वो रॉकेट इंजन करता है, वो 180 डेसिबल उसकी आवाज होती है। ठीक है, पौधों द्वारा ध्वनि जो प्रदूषण की जो तरंगे होती हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं ग्रीन मफलर। ठीक है, सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसका मुख्य रीजन ही यही है कि जो ध्वनि तरंग है उनको पौधे अवशोषित कर लेते हैं, तो इसीलिए इसे ग्रीन मफलर कहते हैं। पेपर में आता है ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को लगातार 80 से 90 डेसिबल तक अगर ध्वनि सुनाई जाएगी तो उसके सुनने की क्षमता कम हो जाएगी या बहरापन भी आ सकता है। 80 से 90 डेसिबल। ठीक है, जो डीजे बजता है ना उसका शोर 80 से 90 डेसिबल ही होता है। अगर 8 से 9 घंटे तक उसको डीजे के सामने बैठा दिया जाए, गाने सुना दिए जाए तो उसको सुनने की क्षमता में काफी हद तक अंतर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं, अब है रेडियो सक्रिय प्रदूषण। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनसे क्या होती है, किरणें निकलती हैं। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, तो ये किरणें निकलती हैं और ये नाभिकीय विखंडन द्वारा तो या अन्य जो होते हैं ऐसे ही कुछ होते हैं जो रेडियो एक्टिव तत्व वो अल्फा बीटा गामा को ऐसे ही निकालते रहते हैं। ठीक है, तो उनमें ऐसा चलता ही रहता है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं इसीलिए उनमें निकलती ही रहती हैं। तो उनसे भी रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि 82% जो प्राकृतिक रूप से ये करता है ना, तो ये रेडॉन, रेडियम, यूरेनियम होता है। तो यूरेनियम U-92 इसका नाम है, 238 इसका परमाणु क्रमांक 92 है, परमाणु भार 238 है। पेपर में ये आता है ऐसे लिखा रहेगा, वो कहेगा ये इससे कैसा प्रदूषण होता है, तो इससे रेडियो एक्टिव प्रदूषण होता है। ठीक है, रेडान पूछ सकता है, RA-86 होता है इसका। ठीक है, और रेडियम भी पूछ सकता है। ठीक है, रेडियम, रेडॉन। ठीक है, ऐसे करके बना बना होगा, RA-RN। 18% जो मानव जनित जो बीमारी होती है ना वो एक्सरे किरणों से होता है। ये नाभिकीय जो एक्सरे जो किरणें होती हैं उनसे भी काफी हद तक प्रदूषण फैलता है। फिर डीएनए को प्रभावित करते हैं, ये आनुवांशिक या जेनेटिक रोग कर देते हैं, कैंसर जैसी बीमारी भी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है, आएगा तो यही यूरेनियम वाला आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है, वायु की जो हमने पहले बताया वायु प्रदूषण क्या है, तो वायु की जो मात्रा है, जो उनका कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ी बहुत भी चेंजेस आएगा तो वायु प्रदूषण माना जाएगा। सामान्यतः क्या होता है कि जो धुआं होता है वाहनों से, जो फैक्ट्रियों से वाहनों से धुआं निकलता है वो सब हवा में मिल जाता है तो वायु प्रदूषण होता है। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि वातावरण में जो भी प्रदूषण करने वाली गैस है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है सबसे ज्यादा, अगर वायु प्रदूषण में करती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO इसको कहते हैं। अधूरे प्रज्वलन। ठीक है, अगर, ठीक है, अधूरे प्रज्वलन, अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जो भी कंपाउंड जलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी जलते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो उनको या
कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ जल के कार्बन के ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें CO है और CO2 है, और ये दोनों ही बहुत ही डेंजरस हैं। ठीक है। अब अगर ये पूरी तरीके से नहीं जला, जैसे सिगरेट से भी निकला धुआं, ठीक है, रंगहीन गैस है ये CO। ठीक है। अब ये भी वायु प्रदूषक गैस है। ठीक है, CO सर्वाधिक हानिकारक वायु प्रदूषक गैस है। पेपर में आएगा कौन सी गैस सर्वाधिक वायु प्रदूषक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कई बार बिना, ये तो सिंबल है इसका CO, कई बार बिना सिंबल क्या आता, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है। CO जो है वो ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाती है। ठीक है, तो ये रक्त धारा को दुष्प्रभावित करती है। कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि के दहन से वायु प्रदूषण होता है, उनसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है। अब प्रका धूम्र या कोयला, ठीक है, तो कोयला कैसे बनता है, धुआं से और फॉग से, स्मॉग बनता है। भूरा, नारंगी, ठीक है, इनसे भी, कोयले से भी क्या होता है, इसमें क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। और ये सबसे मेन चीज पेन, PAN, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन का निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करते हैं, देखिए, जो धुआं है ना उसमें NO2 और N2O, तो ये नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड है। जैसे कार्बन के दो ऑक्साइड पता है ना, CO और CO2, ऐसे ही नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत डेंजरस हैं। ये क्या करते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर लेते हैं, किससे, ओजोन से। ठीक है, ओजोन से तो बना लेते हैं परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन। पेपर में आता है पेन का फुल फॉर्म क्या है, तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेन। पेन का फुल फॉर्म परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। होता क्या है इससे, पेन एक ये कंपाउंड बन गया, तो इससे क्या है, आंखों में जलन होती है, नाक में जलन, गले में जलन, हवा में मिक्स हो गया ये। ठीक है। ठीक, अगर ये श्वास में गया तो श्वास संबंधी बीमारी हो जाएगा। और इसकी वजह से विटामिन D की भी कमी होती है, इससे सूखा रोग हो जाता है। कई बार पेपर में आता है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन D की कमी से सूखा रोग, या इसको रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। इसके लिए हमें विटामिन D से संबंधित भोजन या विटामिन D का सप्लीमेंट लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन D या D3 इसको कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण क्या है कि जल में कुछ ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट मिल जाते हैं, तो उससे जल में उसकी जल की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, या कम हो जाती है। जल में सबसे ज्यादा पाया जाता है आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड। ठीक है, तो ये सब क्या क्या उद्योगों से जो कचरा निकलता है उसको जल में मिला दिया, तो उद्योगों से जो कचरा मिलता है उनमें ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में यूरेनियम फ्लोराइड आदि द्वारा जल प्रदूषण ज्यादा होता है। पेपर में ये सब नहीं आता। ठीक है, पेपर में आएगा फ्लोरोसिस क्या है, तो हड्डियों को असामान्य विकास, कुबड़ का निर्माण। कुबड़ का निर्माण जैसे ऊंट में कुबड़ होता है, तो बच्चों में, या जो थोड़ी वयस्क हो जाते हैं, 14-15 साल के बच्चे हो जाते हैं, या उससे भी ज्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि फ्लोरोसिस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज्यादा होती है, इसीलिए उसे फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, फ्लोरोसिस जो होता है वो फ्लोराइड की वजह से, एफ कहते हैं, एफ से बनता है, F नेगेटिव, इसको कहते हैं फ्लोराइड। ठीक है, तो अगर जल में इसकी मात्रा है, यानी कि ये इसे फ्लोरीन कहते हैं, फ्लोरीन आयन है फ्लोराइड, फ्लोरीन का आयन है फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोरीन का जो आयन है वो फ्लोराइड, अगर जल में इसकी मात्रा देगी तो फ्लोरोसिस हो जाता है, और इससे बीमारी जो होती है वो कुबड़ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे ऊंट को कुबड़ होता है, इस तरह हो जाता है, बच्चों में या बुजुर्गों में भी हो जाता है। ठीक है, देखा होगा कई लोगों को आपने इस तरीके से। अगर नहीं देखा तो आप गूगल में इसको सर्च कर लीजिएगा कि फ्लोरोसिस क्या है। ठीक है, इसके बाद अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है,
सल्फर, नाइट्रोजन, अभी बताया ना कि नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, इन सब के ऑक्साइड भरे पड़े हैं। ठीक है, ये जो ऑक्साइड है हवा में मिले और हवा में मिलके क्या होते हैं, तो ये हवा में मिलके जब बारिश होती है तो हवा के साथ पानी जब आता है, ठीक है, पहले ये बना CO2 या SO2, अब पानी जब आएगा H2O, तो H2O इसके साथ मिलके बना देता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और यही अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। तो SO2 मुख्य कारण है अम्ल वर्षा के लिए। ठीक है, इसके साथ दूसरा जो SO2 के बाद NO2 है, इससे बनता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तीसरा है H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, इससे बनता है कार्बोनिक एसिड, CO2 से बनता है। CO2 से जल का निर्माण, जल का रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये सारे के सारे अम्ल अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं, सुपोषण या यूट्रिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि खेती जो होती है ना उसको अधिक वृद्धि करने के लिए, अधिक मात्रा में हमारा धान हो या गेहूं हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, तरह तरह के वो डालते हैं, रासायनिक खाद। ठीक है, तो वो क्या होता है कि खेती के साथ बह के या मिट्टी के थ्रू किसी भी तरीके से वो जलाशयों में या पानी में चला जाता है जब बारिश होती है। तो ये सब क्या होता है कि जब जलाशय में पहुंच जाता है ना, तो ये सब जो उसमें जल में जो शैवाल हैं, ठीक है, एक होता है कवक और एक होता है शैवाल। ठीक है, तो जो शैवाल होते हैं, ठीक है, तो शैवाल इन सबको पाकर नाइट्रेट, फॉस्फेट जो हम देते हैं, ठीक है, खेती के लिए उपयोग करते हैं, उर्वरकों से आते हैं, तो उन सबको पाकर ये बहुत अधिक मात्रा में अपनी वृद्धि कर लेते हैं। क्योंकि जब हम गेहूं बढ़ाने के लिए दे सकते हैं तो भाई शैवाल भी तो उस चीज का इस्तेमाल करेंगे ना। तो शैवाल जो है उस चीज का उपयोग करके पूरे जल की जो पूरा जो जल होता है, जैसे मान लीजिए तालाब है, तालाब में अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो शैवाल एकदम पूरी तालाब में फैल जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर जो जीव हैं, जो तालाब में अंदर जीव हैं जैसे मछली है या अन्य जो जीव हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और इस वजह से, ठीक है, उनकी धीरे धीरे मछलियों की समस्या बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, मछलियों की संख्या, अगर शैवालों ने अपनी संख्या बढ़ा ली तो इससे बीओडी घट जाता है। ठीक है, सॉरी, बीओडी बढ़ जाता है। बीओडी बीओडी आता है पेपर में, पेपर में आएगा बीओडी का फुल फॉर्म क्या है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड या बायो ऑक्सीजन डिमांड। बायो का मतलब है जैव ऑक्सीजन मांग। कई बार हिंदी में आता है, कई बार इंग्लिश में आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, किसमें, उस जल में जिसमें शैवाल अधिक बढ़ गए हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से, भाई जो मछली हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इस वजह से बीओडी उसका बढ़ जाता है। ठीक है, आगे समझ में, बीओडी का फुल फॉर्म आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीओडी का फुल फॉर्म आता है पेपर में। इसके बाद कई बार आता है ओडी, ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो वही चीज है। दामोदर नदी में जैविक रेगिस्तान कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। दामोदर जो नदी है उसमें जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिए, क्योंकि उसमें उसमें क्या है ना कि उसमें बीओडी अधिक होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो बीओडी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, दामोदर जो नदी है उसका बीओडी बहुत अधिक हो जाता है, बीओडी। ठीक है, बीओडी उसका बहुत अधिक हो जाता है, इसीलिए उसको जैविक रेगिस्तान कहते हैं। पेपर में आएगा जैविक रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। वीडियो लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छे से देखिएगा, 2 से 5 नंबर का पक्का प्रश्न आता है इधर से। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या है, जैसे सीमेंट उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है, एस्बेस्टॉस उद्योग है, जो अन्य जो उद्योग है उसमें से क्या होती है, कुछ डस्ट उड़ती है, वही फ्लाई ऐश है। जैसे पत्थर के, कोयले के जलने से, इनमें क्या होता है, इनमें सीसा यानी कि लेड, आर्सेनिक, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इस तरह की जो तत्व हैं वो हवा में मिल जाते हैं। इसे फ्लाई ऐश कहते हैं। इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जिससे क्या, ठीक है, जिससे बीमारी होती है। इससे क्या होता है कि फसलों की पैदावारी कम हो जाती है, खेतों में छिड़काव से मृदा में पहुंच जाते हो, फिर इकोसिस्टम में मिल जाते हैं। ठीक है,
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्लाई एश क्या है ये पेपर में आता है। ठीक है, फ्लाई एश के नुकसान है, श्वसन तंत्र में पहुंच जाता है, वायु की गुणवत्ता कम हो जाती है, पत्तियों के ऊपर जम जाता है तो प्रकाश संश्लेषण में कमी आती है। ठीक है, फ्लाई एश समझ गए ना, फ्लाई एश क्या है? फ्लाई एश जो उद्योगों से जो धूल उड़ती है वो फ्लाई एश है। सीमेंट उद्योग है, कागज उद्योग है, या इसके अलावा और भी कई सारे उद्योग है, जैसे एल्युमिनियम उद्योग है, जहाँ से एस या धूल उड़ती है। 2016 के अनुसार गुजरात का वापी शहर, बड़ा वाह बड़ी पी, तो गुजरात का जो वापी शहर है वो देश का सबसे प्रदूषित शहर था 2016 के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर प्रदूषण। ठीक है, पहला है जैव अपघटनी। ठीक है, जैव अपघटनी में क्या है कि हम लोग मलमूत्र या घरेलू कचरा इसको जल में मिला दें। ठीक है, या कुछ चीजें जल में मिल गई, या और दूसरे किसी जानवर ने खा ली तो वो इकोसिस्टम में पहुंच गया, या पौधों के पास डाल दी उससे भी इकोसिस्टम में पहुंच गया। इस तरीके से तो ये जैव अपघटनी है ये। ठीक है, दूसरा है जैव अनअपघटनी, ये इनका अपघटन कभी नहीं होता। ठीक है, मतलब डीडीटी अगर आपने डाल दी, ये कीटनाशक है, इसके अलावा दूसरे कीटनाशक डाले, या प्लास्टिक है, या नाभिकीय अपशिष्ट है। ठीक है, तो इन सब का अपघटन कहीं नहीं होता, ये इकोसिस्टम में मिल जाएंगे, और इकोसिस्टम में आ गए एक बार तो ये सीधे हर प्रकार के स्टेज में, यानी कि अगर उत्पादक ने अगर लिया, उपभोक्ता ने लिया, ये किसी ना किसी तरीके से वापस मानव के पास आता है। ठीक है, तो ये जैव अनअपघटनीय है। ठीक है, ये इनका अपघटन तो हो जाता है, लेकिन ये भी प्रदूषण करते हैं। ठीक है, तो पेपर में इससे आता है प्रश्न, क्या आता है कि जैव अनअपघटनीय प्रदूषक है, तो इनमें से देख लीजिएगा कोई एक क्वेश्चन या विकल्प दिया होगा, या इनमें से तीन दिए होंगे, एक कोई दूसरा दिया होगा। ठीक है, जैसे मान लो डीडीटी दिया है, कीटनाशक दिया है, प्लास्टिक दिया है। अब एक दे दिया उन्होंने पौधा, तो पूछेगा इनमें से जैव अनअपघटनीय प्रदूषक है, तो नहीं है, तो पौधा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा प्रदूषण से संबंधित पूरा था। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन रिकैप बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की प्रदूषण की। प्रदूषण क्या है कि जो हमारे जैविक और अजैविक घटक हैं उनमें कुछ अशुद्धि या कुछ ऐसी चीज आ जाए जिससे उनकी हानि हो, तो वो प्रदूषण है। ये कई प्रकार से हो सकता है, भौतिक परिवर्तन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन क्या है कि तापमान बढ़ जाए, वैश्विक तापमान, ठीक है, जो कि बढ़ रहा है लगातार। रासायनिक परिवर्तन जैसे अम्ल वर्षा, जैविक परिवर्तन जैसे यूकेलिप्टस के वृक्ष से हानि। पेपर में आएगा जैविक प्रदूषण का उदाहरण है तो यूकेलिप्टस। ठीक है, पौधा है एक यूकेलिप्टस। ठीक है, लेकिन ये प्रदूषण का है क्या, ये जो अपने आसपास का जो जल है उसके स्तर को गिरा देता है, ये पानी अधिक खींचता है जमीन से। ठीक है, इसके बाद हमने प्रदूषण के विभिन्न प्रकार के प्रकार पढ़े। ठीक है, हमने विभिन्न प्रकार के प्रकार पढ़े, इसमें से ध्वनि प्रदूषण सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। अगर हमने तेज बोला है या जल्दी बोला है तो आप यूट्यूब पे जा करके यूट्यूब पे उसका वो होता है, स्लो हो जाती है। ठीक है, बोलने की स्पीड स्लो हो जाएगी, अगर धीमे बोल रहे हैं तो तेज कर सकते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के बाद रेडियो एक्टिव प्रदूषण या रेडियो सक्रिय प्रदूषण, फिर वायु प्रदूषण पड़ा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीओ। सीओ क्या है, सर्वाधिक वायु प्रदूषक गैस है। इसके बाद हमने पेन पढ़ा, पेन क्या है, परॉक्सी स्टील नाइट्रेट पेन। ठीक है, इसके बाद हमने जल प्रदूषण पढ़ा, जल प्रदूषण में फ्लोरोसिस, अम्ल वर्षा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या है कि जो जैविक जो खाद देते हैं या रासायनिक खाद देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके तालाबों में या जलाशय में पहुंच जाए और वहां से शैवाल अधिक मात्रा में बढ़ जाए, वो बीओडी बढ़ा देते हैं। तो बीओडी बताया, बीओडी क्या है। ठीक है, फ्लाई एश पढ़ा, फ्लाई एश कहाँ से आती है ये बता दिया, फ्लाई एश के नुकसान क्या है ये बता दिया। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में जैव अनअपघटनीय और जैव जैव अपघटनीय और जैव अनअपघटनीय दोनों प्रकार के बता दिए। ठीक है, तो डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, तो डीडीटी का फुल फॉर्म बता दे रहे हैं,
देखिए डीडीटी का फुल फॉर्म आता है पेपर में, ठीक है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो डाई क्लोरो डाईफेनिल, ठीक है। यहाँ से आ गया डी, यहाँ से आ गया डी, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है। डाई क्लोरो का डी, डाई फेनिल का डी, ट्राई क्लोरो इथेन का टी, तो बन गया डीडीटी। ये पेपर में आता है, ठीक है। इसके अलावा इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, उसका आपको वीडियो अलग से मिल जाएगा। यानी कि जो प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित यूपी टेट में किसी भी सन में आए होंगे, वो आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ये तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया पर्यावरण प्रदूषण का। बड़ा टॉपिक था, वीडियो लंबा बना है, आराम से देखिए, एक बार नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।